नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। G20 सम्मेलन के तहत वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की आज से गांधीनगर में 2 दिवसीय तीसरी बैठक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक की अगली रात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैशन शो में रैंप वॉक भी किया। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक गवर्नरों यानी के FMSBG की तीसरी बैठक आज से गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की संयुक्त अध्यक्षता आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस मुद्दे पर कल हुई बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि हमने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को 2 गुना कर दिया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज और कल FMCGB इस तीसरी बैठक से पहले गांधीनगर में G20 के फाइनेंस मिनिस्टर सम्मेलन के अवसर पर आयोजित फैशन शो सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। पंचतत्व की गूंज के साथ गांधीनगर निफ्ट द्वारा प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ के दृष्टिकोण को इस फैशन शो में पिरोया गया। देश के स्टार डिजाइनर्स रितु बोरी, अंजू मोदी और पायल जैन के साथ निफ्ट गांधीनगर के छात्रों द्वारा 5 अलग अलग सीक्वेंस में पृथ्वी, जल, वायु, तेज और नभ के महत्व को दर्शाते हुए भारतीय आर्ट फॉर्म्स को अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। इस मेगा शो के दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मशहूर डिजाइनर रितु बोरी, अंजू मोदी और पायल जैन के साथ रैंप वॉक भी किया। यह बैठक भारत की अध्यक्षता वाले G20 में आयोजित की जा रही है। वित्त और कॉर्पोरेटर मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली FMCBG की बैठक में 19 देश और यूरोपीय संघ के 66 प्रतिनिधियों ने शिरकत की है। नवसारी में 100 साल से अधिक वर्षों से आदिवासी हड़पति राठौड़ समुदाय दिवासा के दिन लोक कथाओं के अनुसार धूमधाम, रंग और भक्ति के साथ ढिंगला बापा की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इस ढिंगला बापा को देखने के लिए दक्षिण गुजरात के आदिवासी उमड़ते हैं। दिवासा के अवसर पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कोलेरा की बीमारी 100 साल पहले फैली थी, इसलिए ढिंगला बापा की एक मूर्ति बनाई गई और उसकी पूजा की गई, जिससे इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। ऐसी मान्यता है। तब से आज तक नवसारी में इस गुड़िया बापा की पूजा की जाती है और हर साल दिवासा के दिन उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा ढिंगला बापा को प्रसाद नहीं बल्कि सिगरेट प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। 100 से अधिक वर्षों से नवसारी के डांडी वार्ड में ढिंगला बापा की शोभा यात्रा निकाली जाती है और दिवासा उत्सव मनाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार 100 साल पहले नवसारी के डांडी वार्ड इलाके में कोलेरा की बीमारी फैली थी, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में मर रहे थे। शहर में कोलेरा की महामारी ने कहर बरपाया था। नवसारी वासी कोलेरा के कारण चिंतित थे। इस समय एक पारसी गृहस्थ ने आदिवासी परिवार को बुलाया और कहा कि यदि एक आदमी के आकार की गुड़िया बनाकर उसकी पूजा की जाए और फिर उसे पास की पूर्णा नदी में विसर्जित कर दिया जाए तो समस्या हल हो जाएगी। आदिवासियों ने ये बात मान ली और फिर रतिलाल राठौर के पूर्वजों ने घास और कपड़ों से गुड़िया बनाई थी। एक पारसी युवक की तरह दिखने वाले पुतले की बलि दी जाती है और शादी में की जाने वाली रस्म 3 दिनों तक निभाई जाती है। ढिंगला बापा को हल्दी लगाई जाती है और सांतक समारोह भी किया जाता है। पिछले रात भजनों के धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। दिवासा के दिन ढिंगला बापा की प्रतिमा के लिए एक जुलूस निकाला जाता है और बहनें भी इसमें शामिल होती हैं। विवाह गीत गाए जाते हैं, जिसमें लोक पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, जैसे ढिंगला बापा जोता जाजो, खारा पानी चोर छे जैसे पुराने आदिवासी गीत गाते हुए दांती वार्ड से जुलूस निकाला जाता है। इसे कहार वार्ड, गोल वार्ड से फिर पारसी वार्ड और वहां से दांती वार्ड में दक्षिणापूर्णा तक छोड़ा जाता है। यह अनुष्ठान 100 से अधिक वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। ढिंगला बापा की पूजा और पूरे उत्सव का आयोजन करने वाला परिवार का सदस्य आज भी इस उत्सव के पीछे छिपी परंपरा को कायम रखता है। दिवासा उत्सव के अवसर पर 4 पीढ़ियों से नवसारी के दांती वार्ड में ढिंगला बापा का जुलूस निकालता है। लोक कथाओं के अनुसार वे 100 वर्षों से अधिक समय से ढिंगला बापा का जुलूस निकाल रहे हैं। दांती वार्ड नामक क्षेत्र में पारसियों की अच्छी खासी संख्या थी। आदिवासी राठौड़ हड़पति समुदाय के लोग अपने खेतों और घरों में काम करते थे। उस काल में जब कॉलेरा जैसी भयानक महामारी फैली तो आदिवासी समाज के लोग मरने लगे।
इस महामारी को दूर करने के इरादे से पारसी समुदाय के लोगों ने अपने अग्नि देवता की पूजा करते हुए पारसी समुदाय के एक गृहस्थ को सपने में एक मानव आकार की गुड़िया बनाने और फिर उसे पूर्णा नदी में विसर्जित करने का आदेश दिया। इस गृहस्थ में कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो गई। लल्लू भाई पंचिया भाई राठौड़ ने उनके जैसे एक गुड़िया बनाई, 3 दिन में जुलूस निकालने और शाम को पूर्णा नदी में विसर्जित करने को कहा। आज लल्लू भाई राठौड़ की चौथी पीढ़ी के रूप में माता हंसा बहन और रतिलाल राठौड़ घास से ढिंगली बापा की पूर्ण आकार की मानव आकार की मूर्ति बनाते हैं और दिवस के तीसरे दिन ढिंगला बापा की शोभा यात्रा निकालते हैं। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते या जो लोग मन्नत लेते हैं कि उनके यहाँ बेटा हो, वे ढिंगला बापा की गुड़िया की पूजा कर मन्नत चढ़ाते हैं। वडोदरा के फतेहपुरा इलाके के पीताम्बर पोल में रहने वाले 32 साल का युवक गणेश कदम अमरनाथ यात्रा पर गया था। अमरनाथ पहुंचने से पहले पहलगाम के अस्पताल में 3 बार दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। गणेश कदम जो पीताम्बर पोल में रहते हैं और एल्यूमिनियम सेक्शन में काम करते हैं और गौरक्षा समिति के कार्यकर्ता है, अपने दोस्तों के साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे, जहां पहलगाम में उन्हें अचानक उल्टी होने लगी और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 बार दिल का दौरा पड़ा और तीसरे हमले से उनकी मृत्यु हो गई। आज सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर श्रीनगर से वडोदरा लाया जाएगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति के परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। स्थानीय पार्षद सचिन पाटड़िया ने कहा, यह हमारी गौरक्षा समिति के लिए बहुत दुखद खबर है। हमारे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता गणेश भाई कदम बाबा अमरनाथ के दर्शन करने गए, जहां उनकी दुखद मौत हो गई। खबर आते ही गौरक्षा समिति में शोक का माहौल है। गौ माता की सेवा हो, किसी भी जानवर की सेवा हो, वो हमेशा आगे रहते थे। उनकी सेवा गतिविधि बहुत अच्छी थी। सचिन पाटड़िया ने आगे कहा कि हमें बहुत दुख है कि ऐसा कार्यकर्ता अब हमारे बीच नहीं रहा। हमने एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इससे पहले भी 20 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता नितिन भाई कहार की भी अमरनाथ यात्रा में मौत हो गई थी। इससे पहले अमरनाथ में बारिश और बर्फबारी के बीच ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद वडोदरा के बेमारी इलाके में रहने वाले 58 वर्षीय राजेंद्र भाटिया की घोड़े से गिरने से मौत हो गई थी। उनका पार्थिव शरीर कार्गो विमान से श्रीनगर से मुंबई होते हुए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लाया गया। पूरा गांव अनायास की राजेंद्र भाई की अंतिम यात्रा में शामिल हो गया। उनकी अकाल मृत्यु के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। राजकोट में समन्वय की कमी के कारण विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए खरीदे गए करीब 2 करोड़ रुपए के उपकरण स्वास्थ्य केंद्रों में धूल खा रहे हैं। वर्ष 2022 में इस महंगे उपकरणों की खरीद के बाद जनवरी में इसे स्वास्थ्य केंद्रों को आवंटित कर दिया गया, लेकिन उपकरण खोले नहीं गए। बक्से ऐसे ही पैक पड़े हैं। इसमें केमिकल एनालाइजर, ईसीजी मशीन, टीबी जांच मशीन, पूर्ण संचालित एनालाइजर और सीबीसी मशीन शामिल है। पूर्ण स्वचालित एनालाइजर और सीबीसी मशीन शामिल है। इन औजारों के डिब्बे भी नहीं खोले गए। राजकोट के नाना मुआ स्वास्थ्य केंद्र की जांच के दौरान बक्से पैक में बहुमूल्य उपकरण पाए गए। कुछ उपकरण बक्से खोले गए हैं, लेकिन उनके ऊपर लगी प्लास्टिक की पट्टी अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ उपकरणों का उपयोग शुरू हो गया है, लेकिन अधिकांश मूल्यवान और उपयोगी उपकरण डिब्बे में बंद ही है। कोरोना काल में आवश्यकता पड़ने पर नगर सेवकों को विकास कार्यों के लिए आवंटित अनुदान से ये उपकरण खरीदे गए थे, लेकिन महीनों बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लाखों की कीमत वाला केमिकल एनालाइजर जैसा महत्वपूर्ण उपकरण साल की शुरुआत से ही मरीजों के इलाज में उपयोगी साबित हो सकता था, लेकिन इसके डिब्बे अब धूल खा रहे हैं। नाना मोआ के अलावा श्यामनगर, मावड़ी और हुड़को स्वास्थ्य केंद्रों में भी केमिकल एनालाइजर समेत महत्वपूर्ण उपकरणों के बक्से खुले नहीं पाए गए। प्रकाश शाखा और स्वास्थ्य शाखा के बीच 2 महीने तक फाइल अटकी रहने के बाद अब इन मशीनों को चलाने के लिए आवश्यक स्टेबलाइजर नामक विद्युत उपकरण की खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे उपकरणों को खरीदने के बाद उनके त्वरित उपयोग की भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन समन्वय की स्पष्ट कमी दिखी। हालांकि नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंत वंकानी ने कहा, उपकरण पिछले दिसंबर में हमारे पास आए और हमने 7 जनवरी को प्रत्येक केंद्र आवंटित किया। जरूरी बिजली उपकरणों की खरीदारी बाकी थी जो अब चल रही है। साथ ही इसके लिए स्टाफ को जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसमें हीमोग्लोबिन जांच, बीपी जांच जैसे उपकरणों का उपयोग शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ केंद्रों पर जहां एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वहां ईसीजी मशीनें भी शुरू कर दी गई है। फॉर्म वापस लेने के आखिरी दिन राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म वापस लेने के बाद बीजेपी के बाबू देसाई, केसरी देवसिंह झाला, एस जयशंकर निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए। 20 तारीख को हो सकती है शपथ विधि।
राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध घोषित किए गए हैं। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी फॉर्म वापस ले लिया है। तो बाबू देसाई, केसरी देव सिंह झाला, एस जयशंकर राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाली 20 तारीख को ये सभी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होने थे। इस बार कांग्रेस की ओर से एक भी फॉर्म नहीं भरा गया, इसलिए बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध घोषित किए गए हैं। फिर बीजेपी ने डमी कैंडिडेट्स के फॉर्म वापस ले लिए हैं। बीजेपी से रजनी पटेल, रघु हनबल और प्रेरक शाह ने डमी कैंडिडेट्स के तौर पर फॉर्म भरा था, जिनके फॉर्म वापस ले लिए गए हैं। आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था। विधानसभा में बीजेपी के संख्या बल को देखते हुए पहले से इन उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा था। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 182 में से 156 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को महज 17 सीट ही हासिल हुई थी। गुजरात में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटों पर सभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अप्रैल 2026 में बीजेपी सभी 11 सीटों पर काबिल हो जाएगी। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।